हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं उनके सभी चैप्टर्स को वेल एक्सप्लेन करके वीडियोस को अपलोड किया जाता है। ये लेक्चर्स के बेसिस पे भी हो सकता है और मैंने एनसीईआरटीज को भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं 9th क्लास के सेल चैप्टर के एनसीईआरटी चैप्टर को पार्ट 1 में कवर करके उसको उस चैप्टर को भी अपलोड कर दिया है। ये लाइव प्रोसेस चैप्टर होगा जो कि पार्ट 1 हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही करके हम लोग सभी को कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो जो होगा थोड़ा शॉर्ट होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। सभी टॉपिक्स को इजीली वैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ के समझाया जाएगा। आप लोग पूरे अच्छे ढंग से केयरफुली पूरे चैप्टर को जो जितने भी पढ़ाए जाएंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे, सभी वीडियोस को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा मैंने इसलिए एनसीईआरटी को भी कवर करना स्टार्ट किया क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है यही हम लोग का मेन बेस है सभी स्टूडेंट का। कहीं भी आप लोग सुने होंगे कि एनसीईआरटी को ही मेनली फॉलो करना चाहिए। जो भी एग्जाम्स है वहां भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, या स्कूल में इंटरनल एग्जाम हो वहां भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को कवर करना स्टार्ट किया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहाँ से लाइव प्रोसेस चैप्टर जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइव प्रोसेस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट लिखा हुआ है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव इफ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काउ च्यूइंग कट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज अलाइव है, कोई चीज नॉट अलाइव लिखा हुआ है, मतलब लिविंग है, नॉन लिविंग, ऐसे कैसे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, वी सी ए डॉग रनिंग, एक डॉग रन कर रहा है, ठीक है, एक काउ च्यूइंग चबा रहा है एक काउ। उसके बारे में फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, एक इंसान जो कि स्ट्रीट पे खड़े होकर चिल्ला रहा है। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम लोग को पता है कि हाँ ये लिविंग बींग्स है। अगर डॉग रनिंग का मतलब मूवमेंट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर अस्लीप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तब क्या होगा जब मैन, काउ और डॉग अस्लीप मतलब सोए हुए होंगे, तब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव। हम लोग को पता है कि वो अभी भी जिंदा है, बट आखिर कैसे? वो तो सोए हुए हैं, वो तो कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर कैसे? यहाँ तो हम लोग जानते थे कि यहाँ पे काम वर्क हो रहा है, उससे पता चल रहा है, ठीक है, मूवमेंट दिख रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये लिविंग है, ये अलाइव है। बट यहाँ पे कैसे, जब यहाँ पे लिखा हुआ है कोई मैन सोया हुआ है, काऊ या फिर डॉग का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, we would still think that they were alive, but how do we know that? We see them breathing and we know that they are alive। वो जब सोए हुए होते हैं तो ब्रीदिंग का जो है सेंसेशन हम लोग को पता चलता है कि वो ब्रीद कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रीदिंग होता है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है, बट प्लांट्स को भी लिविंग के कैटेगरी में रखा गया है, हाउ वी कैन सी दैट प्लांट्स आर अलाइव, ठीक है, प्लांट्स को लिविंग आखिर कैसे बोल सकते हैं? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, हम लोग उनको ग्रीन देखते हैं। सम ऑफ अस विल से, मतलब हम लोग ग्रीन देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो अलाइव है। बट इसके अलावा भी और भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन और भी यहाँ पे आंसर इसके हम लोग बना सकते हैं। कैसे? कि प्लांट्स के पार्ट भी मूव करते हैं कि नहीं? प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट्स के पार्ट मूव करते हैं, जैसे कि स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, ये सभी पार्ट्स अपने में मूवमेंट दिखाते हैं। इनके अंदर भी, जो प्लांट्स के अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, ये हो गया हम लोग का। What about the plants that have leaves of color other than green? लेकिन ग्रीन से अगर कोई कलर उसका अलग हो, मतलब ग्रीन कलर का लीफ अगर नहीं हो, ग्रीन कलर का लीफ है मतलब क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो वो लिविंग है। अगर प्लांट, तो क्लोरोफिल वहां पे काम कर रहा है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल को बाहर निकाल कर अगर हम लोग कहीं रख देते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि क्लोरोफिल के चलते वो एरिया भी ग्रीन हो जाएगा, मतलब कोई नॉन लिविंग पे अगर रख देते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा।
बट प्लांट में क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कर दे रहा है लीव्स को, मतलब वहां पे फंक्शन हो रहा है, वहां पे जो क्लोरोफिल का फंक्शन हो रहा है वो एक्ट कर रहा है, वहां पे काम कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लांट्स क्या है, लिविंग है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे अदर देन अगर ग्रीन हो तो वैसे प्लांट्स को हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं कि इफोर्बिया एक आपका एग्जांपल है, प्लांट्स का नाम है जो इफोर्बियासी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्लांट में क्या होता है, अलग सा एक सेम ऐसा ही जो ग्रीन पिगमेंट करे, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट वहां भी पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कैरोटिनॉइड भी हम लोग बोल सकते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। ये ग्रो करते हैं स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि हम लोग पौधा लगाते हैं, वो धीरे 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 वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग जिंदगी भर बैठ के उसको देखेंगे कि अब बढ़ा अब बढ़ा अब बढ़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बढ़ते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ग्रोथ का पता नहीं चलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होता है, ग्रोथ भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम विल से, ये मतलब बताया जा रहा है कि वो अलाइव। फिर लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स वी टेंड्स टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो भी सकता है और नॉट, मतलब इसके बारे में अगर चर्चा करें कि अलाइव है तो कोई बोलेगा कि ग्रोथ से रिलेटेड हम लोग पता कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ग्रीन लीव से रिलेटेड हम लोग पता कर सकते थे, वो उस चीज के बारे में चर्चा किए थे एज कॉमन एविडेंस ऑफ फॉर बीइंग अलाइव। मतलब प्लांट्स को अलाइव होने का अगर एविडेंस किसी को देना है, प्रूफ बताना है, तो हम लोग बोलेंगे इजिली वैसे कि वो ग्रोथ उसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे हम लोग फैक्टर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो हम लोग में देखते हैं कि मूव हम लोग करते हैं, तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, बट प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, वो उनके स्टीम और लीव्स का होता है। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे देखेंगे बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ठीक है, सॉरी बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि कुछ एनिमल्स ब्रीथ करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं दिखाते हैं स्टूडेंट। तो ये यूनिसेलुलर की बात की जा रही है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विजिबल मूवमेंट, बिना मूवमेंट दिखाए भी ब्रेथ होता है, हम लोग में ब्रेथ होता है लेकिन मूवमेंट भी हम लोग में दिखता है, सभी चीज का मूवमेंट पता चल रहा है। तो यहाँ पे बात किस चीज का आ रहा है स्टूडेंट? वो यूनिसेलुलर का, जो कि सिंगल सेल वाले एनिमल्स का, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। आप अगर मतलब मूवमेंट को अगर विजिबल बना के अगर बोल दे कि लाइफ है, मतलब जैसे हम लोग मूव करते हैं, हम लोग में मूवमेंट होता है, या डॉग रनिंग, काउ चीविंग, ये सब मूवमेंट को दिखा रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग बोल देंगे इजिली वैसे कि मूवमेंट के चलते हम लोग बोलेंगे कि ये लाइफ को मतलब लाइफ है। तो ये फिर गलत हो जाएगा, मतलब लाइफ प्रोसेस का जो डिफिनीशन है ये फिर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं कि जहां पे विजिबली नहीं है, नॉट विजिबली, वो दिख भी नहीं रहा है बट ग्रो हो रहा है, जहां पे विजिबली नहीं है मूवमेंट बट ब्रीथ हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वहां पे भी हो रहा है। तो ये सभी चीज यहाँ पे हम लोग अभी तक देखे हुए हैं, इस टॉपिक को हम लोग समझे हुए हैं। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे आप लोग जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर, आप लोग को सभी को पता है कि बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजी में दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो जूलॉजी और आपका बोटनी। आप सभी को ये भी चीज पता होना चाहिए कि इनके फादर कौन है, कभी कभी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? सेम होंगे, जो एरिस्टोटल है। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर पूरा लेक्चर इसका चाहते हैं देखना पूरा वेल डिफाइन, जो कि ये सब चीज यहाँ पे बताया जा रहा है एक्स्ट्रा चीज, वो आप मेरे लेक्चर में भी कवर कर सकते हैं। और बोटनी का यहाँ पे थियोफ्रास्टस हम लिख सकते हैं, थियोफ्रास्टस, PHRASTUS। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो ये एक पॉइंट था, बताना था जो शुरू में ही तो मैं भूल गया था। तो फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल, मतलब छोटे छोटे स्केल में जो मूवमेंट होता है, जो दिखता नहीं है, जो पता नहीं चलता है, विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, जो कि नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वैसे मूवमेंट की स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे
कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यहाँ पे इनविजिबल है, ये दिख नहीं रहा है, जो कि नेसेसरी है लाइफ के लिए, ठीक है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, मतलब बायोलॉजिस्ट से अगर पूछा जाए, ठीक है, दे विल से यस, क्या यह मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या जरूरी है जो कि इनविजिबल है, जो कि दिख भी नहीं रहा है फिर भी जरूरी है? हाँ एकदम जरूरी है। किसके द्वारा बोला जाएगा? बायोलॉजिस्ट के द्वारा स्टूडेंट, ठीक है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। देखो वायरस जो है, जो कि एक माइक्रोब्स है, जो कि हम लोग सुने हुए हैं वायरस बहुत तरह के पाए जाते हैं, जो कि एक माइक्रोब है जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट को नहीं शो करता है इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब तक वो किसी सेल में इन्फेक्ट नहीं करे, जब तक वो किसी सेल में जाए नहीं, मतलब किसी होस्ट में नहीं जाए, बात समझ में आ रही है, तब तक यहाँ पे वायरस को हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं कि उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखता है। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है कि वायरस अभी तक नहीं पता चला है कि वायरस स्टिल की वो अलाइव है या नहीं है। मतलब वायरस को अभी भी ए सेलुलर बोला जाता है, कभी कभी ए सेलुलर मतलब एब्सेंट ऑफ सेल, ये यहाँ पे लगा हुआ एब्सेंट ऑफ सेल स्टूडेंट। मतलब अगर बोला जाए यहाँ से तो नॉन लिविंग भी बोला जाता है, तो अगर नॉन लिविंग है तो फिर इन्फेक्ट करता कैसे है? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहेंगे कि वो जब नॉन लिविंग तब होता है जब तक किसी बॉडी में जाता नहीं है, तो किसी बॉडी में अगर जाएगा तो वो लिविंग हो जाता है, मतलब तब वो सेल डेवलप कर लेता है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब सेलुलर कहलाने लगता है। उसके पहले ये ए सेलुलर कैटेगरी में आता है। तो ये कभी भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्यों जरूरी है जबकि इनविजिबल है, तो व्हाई दे आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissue have cells and cell have smaller components in them. Smaller components से आप लोग को याद आ रहा है स्टूडेंट, जो कि चैप्टर 5 सेल बताया गया है। सेल जो चैप्टर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर अगर नहीं देखने का मन कर रहा है, अगर लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो आप लोग शॉर्ट में आप लोग चैप्टर जो एनसीईआरटी है उसको भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 10th में आ गए हैं तो 9th के चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़िएगा तो आपके 11th 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, आप लोग को याद होगा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है स्टूडेंट, सेल्स ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है स्टूडेंट, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज हो गया स्टूडेंट, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा हम लोग पहले पढ़े हुए हैं इस चीज को, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ये सीरीज, ये जो ऑर्डर है कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि टिश्यू के पास सेल, सेल के पास सेल ऑर्गेनेल्स, टिश्यू से मिलके हम लोग का टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनाइज जो कि बॉडी, वही जो ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट विल नो लॉन्गर बी अलाइव, वो फिर ऑर्गेनिक अलाइव नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिविंग क्रिएचर्स को रिपेयरिंग मोड में मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये हरदम ये प्रोसेस होता रहना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है स्टूडेंट, ये सेल सेल के बीच में होता है, सेल में भी हो सकता है, सेल सेल के बीच में भी हो सकता है, मतलब इंटरसेलुलर और फिर इंट्रासेलुलर स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर यहां तक हम लोग ये चीज को पढ़ लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें सभी पॉइंट्स को क्लियरली समझाया जा रहा है पूरे एनसीईआरटी को, जो कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी, तो आप लोग एनसीईआरटी को क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फिर आगे देखिए,
फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो स्टूडेंट हम लोग लाइफ प्रोसेस का अगर डिफाइन करें, हम लोग यही बोल सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो भी प्रोसेस आते हैं वैसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज के बारे में लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीशन, इंजेक्शन, डाइजेशन वगैरह ये सब चीज आ जाएगा। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है क्या। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन, इवन गो ऑन लिखा हुआ, हरदम ये कार्यक्रम ये चलते रहना चाहिए when they are not doing anything particular, वो कुछ करे या ना करे, इनके बॉडी में प्रोसेस जो होता है वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस, मतलब अलाइव रखने के लिए कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो वैसे ही प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, यहाँ पे लिखा हुआ जब हम लोग बैठे भी रहते हैं तो भी आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलाइव होते हैं, उस वक्त भी हम लोग का लाइफ का प्रोसेस कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मैं खाना खा के बैठा हूं कुछ देर मान लो, तो फिर वहां पे क्या होगा कि मेरे अंदर डाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि डाइजेशन रुक जाएगा कुछ देर के लिए, या रिस्पायरेशन नहीं होगा, या फिर कोई भी प्रोसेस हम लोग का नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी प्रोसेस इजिली वैसे बॉडी में होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग के बॉडी के पास जो हम लोग जानते हैं कि सेल बटे हुए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर एक टर्म आता है स्टूडेंट, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि आप लोग को समझाया जा चुका है पहले ही क्लास 9 के वीडियो में, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है सेल्स को, टिश्यू को, कि इनको ये फंक्शन को ही सिर्फ कैरी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज को बताया जा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो इजिली फंक्शन हो पाएगा, कोई भी चीज इजिली वे से हो पाएगा, सभी को पता है कि इसका ये फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो चीज यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में दिया हुआ है। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस करने के लिए अलग अलग फंक्शन है, सभी को सबका काम करना ही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, हाँ यहां से, वहां पे नीचे भी कोई पॉइंट था क्या, अच्छा वही था, जस्ट सिटिंग इन ए क्लास इवन इफ वी आर जस्ट asleep दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। देखो स्टूडेंट, जब हम लोग क्लास में ऐसे सिंपली बैठे भी हुए होंगे, ठीक है, अगर बैठे हुए हैं सिंपली या फिर सोए हुए हैं क्लास में, तो भी हम लोग का जो बॉडी के अंदर का, यहाँ पे जॉब बोलने के बाद जो सरकारी जॉब वगैरह के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कि जॉब यहाँ पे बोलने का मतलब जो प्रोसेस है बॉडी में वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, वही फिर बोला जाता है प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जो सभी प्रोसेस को मिला के हमें बोला जाए टुगेदर परफॉर्म, सभी प्रोसेस एक साथ परफॉर्म हो टोटल। ठीक है, जो भी बॉडी में प्रोसेस होना है तो सभी को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक हम लोग लाइफ प्रोसेस को समझे हैं, अब हम लोग समझेंगे कि इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए इस चैप्टर में, जो कुछ सब चैप्टर्स को हम लोग सब चैप्टर बना के भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड भी कुछ चीज है उन सभी को। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन होना है उसके लिए क्या क्या होना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। एनर्जी का जरूरत है बहुत यहाँ पे। ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये एनर्जी कहाँ से आएगा, बॉडी के आउटसाइड से। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड से आएगा ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम लोग करें तो एनर्जी बाहर से ही आएगा, आउटसाइड से ही आएगा। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होना चाहिए जो एनर्जी को बाहर से बॉडी में ला सके, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, तो विच वी कॉल फूड, जो कि फूड है, जो कि फूड के रूप में आता है। फूड प्रोसेस नहीं है, फूड क्या है, फूड सिंपली एक यहाँ पे सब्सटेंस हम लोग बोल सकते हैं कि फूड के रूप में बॉडी में आया तो वो ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग को एनर्जी दिया।
तो ये फूड है टू द इनसाइड, ठीक है, बाहर से आउटसाइड से इनसाइड आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का ग्रो होना है, एडिशनल, देखो बॉडी में बहुत सारा प्रक्रिया होता है, ब्रेक डाउन होना है, बॉडी को अंदर का बहुत सारा चीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्रिएट करता है, ग्रोथ होना है, सभी चीज के फंक्शन का क्रिएट होना है, तो बॉडी के हम लोग को कोई ना कोई चीज का जरूरत पड़ेगा, वो होगा फूड। फूड मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी में आएगा, उसी चीज का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। अगर बॉडी का साइज ऑर्गेनिज्म का ग्रो होना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी यूज्ड हियर, जो कि बाहर से हम लोग आउटसाइड से ले सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। Since life on Earth depends on कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मेनली कार्बन बेस्ड वाले मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। जो भी जितने भी लगभग जो भी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी चीज हम लोग देखते हैं कार्बन रिलेटेड ही मॉलिक्यूल्स होगा। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, जो भी फूड सोर्सेज के बारे में बोला जा रहा है वो कार्बन बेस्ड ही होंगे। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये कैसा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कार्बन के ये न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखेंगे आगे, किसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर हम लोग उसको भी तोड़ के देखेंगे कि केमो ऑटोट्रॉप है, ठीक है स्टूडेंट, फोटो ऑटोट्रॉप है। तो हम लोग इस चीज का चर्चा हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग एनसीईआरटी को मेन फॉलो करेंगे और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे न्यूट्रिशनल प्रोसेस तक। फिर यहाँ से लिखा हुआ स्टूडेंट, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्यूट वेरिड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंडर में जो इन्वायरमेंट है वो नहीं है किसी के अंडर में भी, मेरे अंडर में भी नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। तो यहाँ पे बोला जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो वेरी करेगा स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, तो यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स फूड है तो ब्रोकन डाउन होना बहुत जरूरी है ताकि डाइजेशन में इजीली वैसे डाइजेस्ट वो हो जाए, ठीक है, और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आखिर बात यहाँ पे फूड का जो बाहर से लेना है बॉडी में आना है वो ब्रेक होगा, मतलब टूटेगा, पहले कॉम्प्लेक्स फूड होगा तो फिर उसके बाद उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म एनर्जी मिलेगा। वो यूनिफॉर्म एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, बॉडी में रिपेयरमेंट में हेल्प आएगा, ग्रोथ में हेल्प आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प आएगा। बात समझ में आ रहा है, वो एनर्जी का हम लोग हेल्प बहुत जगह पे बॉडी का कर सकते हैं। हम लोग देखे हुए हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट वहां पे हो रहा था, उस चीज में भी हम लोग देखे हुए हैं कि रिपेयरमेंट ग्रोथ, वहां भी हम लोग समझ रहे थे कि रिपेयरमेंट ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट वहां पे दर्शा रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे, तो ये हो गया कैन बी यूज्ड वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, सॉरी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर हम लोग आगे देखें बिल्ड अप फाइनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनेंस लाइफ लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू काइंड मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल। देखो ये सब जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये सब जो चीज भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए केमिकल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दो तरह का होगा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन होगा, दोनों को मिलाकर ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन जो लिखा हुआ है इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी हम लोग पढ़ सकते हैं अगर दोनों एक साथ हो रहा है तब। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में मेनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑब्सेंट किस चीज का, हाइड्रोजन का होता है, जस्ट ऑपोजिट रिडक्शन में होता है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग जब रिएक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स को अगर तोड़ना है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हैं सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। The process of acquiring oxygen, ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ
फूड, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, जो कि सेलुलर नीड में हेल्प करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब टूटेगा तो एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट, इज व्हाट वी कॉल रिस्पायरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, रिस्पायरेशन को हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐसा अगर लिखे यहाँ पे C6H12O6, ये आप लोग को पता है क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, प्लस अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे हम लोग, ऑक्सीजन से रिएक्ट है क्योंकि लिखा हुआ है एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, अगर ऑक्सीजन का आउटसाइड से लिया जाए तो फिर एक ही चीज में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, CO2 में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, प्लस मेन बहुत बड़ा चीज है जो कि सेलुलर नीड में हेल्प करता है, वही हम लोग को नहीं भूलना है, वो है ATP, जो कि 38 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 6CO2, 6O2, यहाँ 6CO2 और 6H2O हम लोग कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, आप लोग ही बताएंगे आंसर कमेंट करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे C6H12O6 है, ठीक है, तो C6H12O6 से जो CO2 जो बन रहा है, इसी को आप लोग को बताना है कि रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज को फिर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रिस्पायरेशन बोलते हैं, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेन, अब देखो सिंगल सेल की बात की जा रही है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में तो हम लोग देख लिए, मल्टी सेलुलर में ऐसे होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड, वहां पे कोई ऑर्गेन नहीं है, ना ही फूड लेने के लिए, ना ही किसी चीज का एक्सचेंज करने के लिए, ना ही एक्सक्रेशन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेन नहीं है, जैसे हम लोग में है जो कि डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज यूनिसेलुलर में नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के फुली कांटेक्ट में है, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर है, बात समझ में आ रहा है। तो वही एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होगा, उसके बॉडी के सरफेस से ही सिंपली हो जाएगा, मतलब डिफ्यूजन से हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जब बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, जैसे मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, जैसे हम ही लोग अगर खुद का बात बोलते हैं या प्लांट का बात बोलते हैं, वहां पे कैसे होगा, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है, मतलब मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में आ जाता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cells may not be in a direct contact, सभी सेल तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है with the surrounding environment, the simple diffusion will not meet the requirement of all the cells, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन मीट पूरा जो प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा जो डिफ्यूजन के अगर हम लोग प्रोसेस से चाहते हैं कि हम लोग का जो डिमांड है कोई भी चीज का एक्सचेंज कराने का वो पूरा हो जाए, तो वो फिर नहीं होगा, लेकिन ये यूनिसेलुलर में हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेलुलर में जो सेल है वो सिंगल है और छोटा है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हुए हैं कि कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज अलग अलग जो फंक्शन वहाँ पे होते हैं, अलग अलग वहाँ पे पार्ट भी है, अलग अलग सेल है, टिश्यू है, अलग अलग ऑर्गेन है, वही स्पेशलाइज टिश्यू वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू, हम लोग फैमिलियर है क्योंकि हम लोग सेल चैप्टर में भी इस चीज को पढ़े हुए हैं, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, it is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also the function of a specialized tissue, ये भी specialized tissue का ही काम है स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे, however this process poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, अब देखो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म के उसी के एक ही जगह पे फूड भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ये प्रोसेस एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, while all parts of the body need them, जबकि सब बॉडी को यहाँ पे मिलता है, मतलब पूरे बॉडी के पार्ट्स को, मतलब बॉडी में एक जगह पे आया ऑक्सीजन, फूड भी आया, लेकिन ये जाता है पूरे पार्ट्स में,
तो हम लोग कैसे समझेंगे कि आखिर ये पूरे पार्ट में गया कैसे। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की जा रही है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हैं। जिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, needed a system, transportation system for carrier food and oxygen from one place to another in the body। जो भी ऑक्सीजन का डिमांड होगा किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हार्ट से ऑक्सीजन मूव कर रहा है, ठीक है, या हार्ट की तरफ आ रहा है, सभी चीज किसका काम है, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स में आप लोग पढ़े होंगे कि आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, तीन पार्ट उसको होते हैं, तीनों का फंक्शन अलग अलग है। ये सभी चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्लड वेसल्स का यहाँ पे यूज होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लड्स वगैरह का ऑक्सीजन का मूवमेंट कराने का यहाँ पे बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, फिर व्हेन केमिकल रिएक्शन use the carbon sources and the oxygen for energy generation they create byproduct। अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तब बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट हम लोग के बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो उनका मतलब बॉडी का काम है कि बाई प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, जो कि एक प्रोसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस से होगा। मतलब बाई प्रोडक्ट को बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल कर देना, मतलब बॉडी से डिस्पोज आउट कर देना, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखिए, these waste byproducts are therefore needed to removal from the body and discarded outside by a process called excretion के process के through होगा। Again if the basic rules for body, कहा गया, इधर आ गया, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। For the body design in multicellular organism are followed a specialized tissue for excretion। यहाँ भी excretion के लिए specialized tissue की बात की जा रही है, will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue। बात समझे आप लोग, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है ही, उसके अलावा एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी तो होना चाहिए एक्सक्रेशन में जो हेल्प करे, तो वो चीज का यहाँ पे बात किया जाए। ऐसे ही हम लोग न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रेशन, चारों को हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके बारे में नॉलेज ले लिए हैं, यहाँ पे सभी के बारे में पढ़ लिए। अब यही चारों के बारे में हम लोग को इसी चैप्टर में पूरा अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, जो कि हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा। तो आप लोग सभी वीडियोस को देखिएगा, तो ही आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं कि यूनिसेलुलर में होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, इसी के कारण यहाँ पे डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से हम लोग का नहीं हो पाएगा। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पैसिव, हम लोग पैसिव प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव और एक बल्क पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैसिव के अंडर में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। आप लोग को सभी चीज को अच्छे से लेक्चर 1 में मैंने बताया हुआ है, और लेक्चर 2 में भी इससे भी अच्छा हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप लोग वहाँ वीडियो जाके आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम इजिली वे से यहाँ पे समझा देते हैं। तीन तरह का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो पैसिव के अंडर में दोनों आ जाता है। तो इस दोनों में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में तब से हम लोग देख रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसी कारण ये स्लो होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो मीट है ऑक्सीजन का, ये पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। क्या कैसे समझेंगे कि समथिंग अलाइव है, तो हम लोग शुरू से इसी के बारे में तो पढ़े उस वक्त से कि अलाइव और नॉट अलाइव। तो कैसे कैसे, जैसे प्लांट में देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवमेंट ही वहां पे होना चाहिए, मूवमेंट होगा, बट मूवमेंट के अलावा ही बहुत सारा चीज, जैसे प्रोटोप्लाज्म का होना बॉडी में, बॉडी के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल्स का होना, उसका फंक्शन करना, जैसे लाइफ प्रोसेस जो भी हो रहा है, प्रोसेसेस जो है, इंस्पायरेशन, इजेशन, इंजेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, ये सभी का होना क्या दिखाता है, वो ही दिखाता है कि वो अलाइव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय ऑर्गेनिज्म। जस्ट ये भी हम लोग पढ़े हैं
कि आउटसाइड रॉ मटेरियल, बॉडी के बाहर का बात बोला जा रहा है, वो कैसे, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा रॉ मटेरियल जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, आउटसाइड रॉ मटेरियल। तो हम लोग अगर ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑटोट्रॉफ में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफ क्या कहलाते हैं, CO2, फिर उसके बाद सॉइल से क्या, वाटर, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या जरूरत है फूड का बनने के लिए, सनलाइट का मेन जरूरत है, वहां पर सनलाइट भी लेंगे। तो इस सभी चीज का मिलके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आउटसाइड रॉ मटेरियल किस चीज में हो रहा है, ऑटोट्रॉप में। अगर हेटेरोट्रॉप में बात करें तो सिंपली हम लोग बोलेंगे फूड, फूड से हम लोग क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग इजिली बेसिस को भी समझ सकते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, मतलब कौन कौन सा लाइफ को मेंटेन करने के प्रोसेस है। तो ये सिंपली 4 प्रोसेस हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारा है, इजेशन वगैरह भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सभी चीज को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे ही नॉर्मली इस चारों के बारे में, चारों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। अगर आप लोग चारों क्वेश्चन का अच्छे ढंग से अगर आंसर को जानना है तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर को इसी चैप्टर का मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं। वहां पे मैंने चारों क्वेश्चन को अच्छा से लिख के वहां पे समझाया है PPT के द्वारा, तो वहां पे आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे, हाँ, जो एक्सक्रेटरी, यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन भी पूछना था कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एक्सक्रेशन, ठीक है, और इजेशन, ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रेशन एंड इजेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से हम लोग को अभी पढ़ना है, तो न्यूट्रिशन टॉपिक हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक और राइड ए बाईसाइकिल, जब हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर बाईसाइकिल को चलाते हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते भी नहीं है उस वक्त भी एनर्जी हम लोग का यूज होता है। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर, बॉडी के स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज करे तभी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अगर आप सोते भी हैं, अगर आप सो भी रहे हैं, उस वक्त भी एनर्जी आप लोग का यूज हो रहा है। हाँ, उस वक्त थोड़ा कम हो रहा है लेकिन उस वक्त भी हो रहा है। Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. देखो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रिशन के बारे में कि जो फूड हम लोग बाहर से लेते हैं आउटसाइड के बॉडी, तो हम लोग डिफिनेशन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वहीं बोला इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो हम लोग ले रहे हैं बॉडी में फूड, तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी हम लोग के बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को प्रोवाइड करता है, उस फंक्शन को क्रिएट करता है, उस फंक्शन को, मतलब आगे उस फंक्शन को बढ़ने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। या बॉडी में रिपेयरमेंट का बात बोले या बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का बात बोले, तो वहां पे एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ये एनर्जी यहाँ जो कि हम लोग अभी रिएक्शन भी देख के समझे हुए हैं, O2 का यूज होता था वहां पे, 38 ATP जो कि एनर्जी निकलता था, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका नाम है, ATP का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे लिविंग थिंग्स को फूड मिलता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जनरल रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी को प्राप्त करने का जो रिक्वायरमेंट है, ये कॉमन है सभी और लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये सभी में न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू ही होगा, बॉडी में फूड आएगा तो फूड का ब्रेकडाउन होगा तभी एनर्जी मिलेगी, ये कॉमन चीज है। बट इट इज फुलफिल्ड इन, सॉरी, तो यहां पे हम लोग देख रहे थे, हाँ, कि बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यही, मतलब अलग अलग डिफरेंट वे भी होता है, लगभग में कॉमन यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंपल फूड मटेरियल्स को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक मतलब जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन वहां पे एब्सेंट होगा, वैसे सोर्स की बात बोल, जैसे CO2 से, CO2 में नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है,
वाटर में देखा जाए तो यहाँ पे भी H2O है, तो H है लेकिन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स सबको आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ऐसे अगर ऑटोट्रॉप्स को आप लोग को जानना है, ऑटोट्रॉप्स को ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जैसे देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नॉरिशमेंट, ठीक है, ये एन है नॉरिशमेंट। तो सेल्फ नॉरिशमेंट वाला न्यूट्रिशन यहाँ पे अगर बोलते हैं तो ऐसे ही न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाने वाले को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एंड सम बैक्टीरिया, जिसको केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी हम लोग पढ़े हुए हैं लेक्चर नंबर 1 में, आप लोग जाकर लेक्चर देख सकते हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि other organisms utilize complex substance यूज कर जाता है, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना पड़ता है, या वो बॉडी के बाहर हो या फिर वो बॉडी के अंदर हो, जैसे भी वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तोड़ना पड़ता है। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है बायो कैटलिस्ट के द्वारा, जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एंजाइम बोलते हैं। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, जिसको हम लोग नेचुरल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल प्रोटीन। ये मेनली क्या करता है? बस रिएक्शन को, बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होगा उसको बस प्रोसीड कर देता है, मतलब आगे बढ़ा देता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट का इतना ही काम है। Thus the heterotrophs survival depends directly और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते ही हैं। ऑटोट्रॉप्स किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। इनका नाम, ऐसे भी ऑटोट्रॉप्स को सेल्फ फीडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ फीडर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। या फिर सेल्फ सिंथेसाइजर भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद का फूड बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो भी होता है, हम लोग आगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजी। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है? एनिमल और फंजाई ग्रुप होते हैं। इसके आगे जो हम लोग का पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है स्टूडेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि हम ये जो मेरा जो है पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 किस चैप्टर का है? लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर लिए। अब पार्ट 2 जब वीडियो हम लोग जल्दी ही, जितना जल्दी होगा, या 1 या 2 दिन में हम लोग जल्दी ही पार्ट 2 को भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। फिर पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे ही करते, मतलब जहां तक एक चैप्टर पूरा कवर हो जाए ऐसे ही पूरा वीडियो को अपलोड किया जाएगा। और इसके अलावा भी केमिस्ट्री फिजिक्स के भी, मतलब पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे 9th और 10th का, ठीक है। तो फिर वीडियो को आप लोग पूरा केयरफुली देखिए। अगर नहीं समझ आए पॉज करके देखिए, फिर से देखिए, ठीक है। जितना बार अगर समझ में नहीं आता है तो पूरा वीडियो हो सके आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा चीज इसके अलावा भी जानना चाहते हैं तो वो मेरा लेक्चर नंबर 1 जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां पे इससे भी एक्स्ट्रा पीपीटी द्वारा वहां पे समझाया गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट।